हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू अडा 24/7। दोस्तों, मैं सिर्फ नीरज और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से बता दीजिए। जैसा कि हम सब ने ये बात की थी कि भाई आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे जेनेटिक डिजीज, यानी कि अनुवांशिक रोग। अब लास्ट सेशन में हम लोगों ने अनुवांशिकता पढ़ी थी, जेनेटिक्स पढ़ी थी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको लास्ट वाली चीज़ें तो सारी समझ में आ गई होंगी। आज हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जेनेटिक्स क्या है, मेंडल ने किस तरीके से जेनेटिक्स के बारे में बताया। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर कोई बेबी जब होता है तो किस तरह से मेल और फीमेल के अंदर एग और स्पर्म के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम जो है वो आगे चलकर किसी जायगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, और वही जायगोट आगे चलकर किस तरह से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये सारी चीजें तो हमने देख ली थी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब ये मेल और फीमेल के एग और स्पर्म 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 क्रोमोसोम बना रहे हैं, और इन क्रोमोसोम के साथ में जीन के अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर भी जो है वो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, और उसके कारण जो है क्रोमोसोम का नंबर 46 से हो सकता है 47 हो जाए, या फिर हो सकता है 44 हो जाए, या फिर हो सकता है 45 हो जाए। तो इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंजेस आ जाते हैं। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मानो कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, और हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्रोडक्शन सही हो। कभी कभी खराब प्रोडक्शन भी हो जाता है, और इस कारण से जो है वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो वो ना डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन के साथ भी ऐसा होता है कि कभी 47 क्रोमोसोम आ गए। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने इस बारे में भी बात की थी कि 44 क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। आखिरी के दो क्रोमोसोम 45 और 46, जो आखिरी वाला पेयर है 23वां क्रोमोसोम, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर इन सेक्स क्रोमोसोम में दिक्कत आई है तो कोई भी ह्यूमन मेल और फीमेल में डिफेक्टिव जो है वो बनेंगे, यानी कि मेल मेल नहीं होगा पूरी तरह से, या हो सकता है कि फीमेल फीमेल ना हो। आगे चल के भी देखेंगे। और अगर इन 44 गुणसूत्रों में कोई दिक्कत आई है तो उनके बुद्धि, ब्रेन, बॉडी की डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे फर्क पड़ता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते और फटाक से चलते हैं हम लोग हमारे पोर्शन की तरफ कि आखिरकार क्या है जेनेटिक्स। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हेरिडिटी होती है, अनुवंशागति होती है, और किस तरह से इनके अंदर दिक्कतें आती हैं। आज का टॉपिक क्या है भाई? आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। और जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम जेनेटिक डिजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए जिसमें हमने काफी सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की हुई है ना, तो उन टर्मिनोलॉजी को तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में भी डिस्कस आउट कर लेते हैं कि और चीजें हमारे पास में जो है वो कौन सी रहेंगी। तो जब हम मनुष्य के डिजीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में काफी सारे डिजीज आते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं सबसे पहले बात करती हूँ आप लोगों से कि कौन कौन से डिजीज हमारे पास में आएंगे। जैसे ह्यूमन के अंदर जब अनुवांशिक रोग होते हैं तो हमारे पास में एक तो होता है कि क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए। एक तो हम लोग कहते हैं कि भाई क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए, तो क्रोमोसोम के नंबर के बदलने के कारण भी डिजीज हो सकते हैं। और दूसरा जो है वो है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, क्रोमोसोम की संरचना में दिक्कत आ जाए, तो संरचना में दिक्कत के कारण भी हमें डिजीज देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम के अंदर दिक्कत आ रही हो, या हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम के अंदर भी डिफेक्ट हो सकता है। तो एक्स क्रोमोसोम के नंबर के चेंजेस के कारण भी आप लोगों को डिजीज देखने को मिलता है, और वाई क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंजेस के कारण भी आप लोगों को डिजीज देखने को मिलता है। दैट इज जेनेटिक डिजीज। अब बात करते हैं संरचना की। तो संरचना के अंदर भी ऐसा है, तो देखो एक्स क्रोमोसोम के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं और वाई क्रोमोसोम के अंदर भी। ऐसे ही संरचना की बात करेंगे तो संरचना के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। अब हो सकता है कि स्ट्रक्चर एक्स क्रोमोसोम की बदल जाए, और हो सकता है कि स्ट्रक्चर वाई क्रोमोसोम की बदल जाए। क्रोमोसोम के नंबर में 46 क्रोमोसोम है, अब हो सकता है कि भाई 47 क्रोमोसोम हो जाए, और हो सकता है कि भाई 45 क्रोमोसोम हो जाए, है ना। तो इस क्रोमोसोम के नंबर वाले पोर्शन को तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर जब चेंजेस होते हैं तब हमें क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है, सबसे पहले हम एक्स क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आएंगे, तो उन डिजीज के बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। तो एक्स क्रोमोसोम के अंदर जब चेंजेस होता है तो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज आता है, दैट्स कॉल्ड क्या? कलर ब्लाइंडनेस। हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, है ना।
तो जब हम कलर ब्लाइंडनेस या फिर हम वर्णांध्रता की बात करते हैं तो वर्णांध्रता का कॉन्सेप्ट क्या है इसे आप समझ लीजिए। हालांकि एक्स क्रोमोसोम की संरचना में दिक्कत आती है तो वर्णांध्रता भी होता है। और इसके अलावा हमारे पास में एक और डिजीज होता है जिसे हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हीमोफीलिया, या फिर आप इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब रॉयल डिजीज क्यों कह रहे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही डिजीज जो है वो एक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस के कारण हुई है। अब आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए? आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंटली समझनी चाहिए वो ये है कि भाई हमने कहा कि जो मेल होते हैं, मेल के अंदर भी जो है वो बेसिकली कितने एक्स क्रोमोसोम भी होते हैं और वाई क्रोमोसोम भी होते हैं। और जबकि फीमेल होती हैं तो फीमेल के अंदर जो है वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब मेल के अंदर जो क्रोमोसोम है एक्स और वाई, अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम में चेंजेस आ गए, अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ गया, मेल के एक्स क्रोमोसोम में चेंजेस आने के कारण क्या होगा कि मेल के अंदर ये जो डिजीज है ना वो डोमिनेंट होगी। क्या होगी? डोमिनेंट होगी, यानी कि इस एक्स के कार्य बहुत बुरी तरह से नर में प्रभावित होंगे, जबकि फीमेल में ये डिजीज डोमिनेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फीमेल के अगर एक एक्स क्रोमोसोम में तकलीफ भी आ गई तो फीमेल के पास में दूसरा एक्स क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के कार्यों को बैलेंस करने के लिए। इसलिए महिलाओं के अंदर ये जो एक्स क्रोमोसोम की संरचना से होने वाला रोग, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे हीमोफीलिया हो, दोनों में ही यह रोग की वाहक तो होगी, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग को प्रवाहित तो करेंगी, लेकिन इनके खुद के अंदर कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं? वाहक होती हैं। तो फीमेल के अंदर जो है वो बेसिकली यह कोई प्रभावित नहीं होगा डिजीज, जबकि मेल के अंदर ये डिजीज प्रभावी होगा। और इसका रीजन ये हुआ कि कलर ब्लाइंडनेस होने के कारण मेल को, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, किसी पर्सन को किन किन रंगों में, रेड कलर जो प्राइमरी कलर है, ग्रीन कलर, और बहुत कम लोगों को पता है ब्लू, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के अंदर डिफरेंस नहीं पता लगता है, दैट्स कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। समझ में आया आप लोगों को? तो अब क्या होगा कि मेल के अंदर तो ये डोमिनेंट है, तो मेल को तो रेड, ग्रीन और ब्लू के अंदर डिफरेंस नहीं पता लगेगा, लेकिन जो फीमेल है उनको जो है वो सब कलर जो है वो सेम, मतलब इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये अपने बच्चों को आगे जो है ये रोग दे सकती हैं। सेम, ये तो हमने बात की कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि आपकी आंखों के अंदर शंकु कोशिकाएं होती हैं, कौन सेल होती हैं, और कौन सेल आपके आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस जब होता है तो कौन सेल पे इफेक्ट डलता है और इसके कारण आंखों के कलर के अंदर जो है वो डिफरेंस नहीं देख पाती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हाँ, अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत है तो जरूर उनको कलर ब्लाइंडनेस डोमिनेंट होगी, अदरवाइज एक होगा तो नहीं होगी। जबकि मेल के अंदर ये, तो मेल प्रभावी भी है ना, लेकिन मेल वाहक जो है सिर्फ फीमेल को कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ। मेल जो होता है, आपको ये पता है कि नर जो है वो बेबी बॉय के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस कपल को, या फिर किसी भी एक कपल है ना, तो में अगर बेबी बॉय और बेबी गर्ल अगर है, तो भाई बेबी गर्ल है तो एक एक्स तो मदर से आया और एक एक्स फादर से आया, और अगर फादर का एक एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत है तो फादर बेबी गर्ल को तो ये जो डिजीज है वो दे सकते हैं। लेकिन लड़के के केस में वाई क्रोमोसोम पिता से आता है, और अगर पिता को जो है कलर ब्लाइंडनेस है तो एक्स क्रोमोसोम के कारण है, वाई क्रोमोसोम के कारण नहीं है। इसलिए पिता कभी भी बेबी बॉय को कलर ब्लाइंडनेस नहीं दे सकते, पिता सिर्फ बेबी गर्ल को कलर ब्लाइंडनेस दे सकते हैं। और देखो, अगर इस बेबी गर्ल को कलर ब्लाइंडनेस हुई भी है तब भी वो डोमिनेंट नहीं होगी, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत है। और पिता से जो बेबी बॉय हो रहा है जो वाई क्रोमोसोम के कारण, तो वाई क्रोमोसोम में तो कलर ब्लाइंडनेस होती ही नहीं है, तो वैसे ही दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस मदर है, ये किस किस को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस दे सकती है। माता से एक्स भी आएगा, तो माता से अगर गर्ल है तो एक एक्स तो माता से भी आ रहा है, और बेबी बॉय है तो एक एक्स तो माता से ही आया है। तो ये वाला एक्स चूंकि माता से आया, तो ये जो
जो सिर्फ वेक्टर है कलर ब्लाइंडनेस की, ये अपनी बेबी गर्ल को भी कलर ब्लाइंडनेस देंगी और ये अपने बेबी बॉय को भी कलर ब्लाइंडनेस दे सकती हैं। लेकिन बेबी गर्ल में तो डोमिनेंट नहीं होगा, है ना, और बेबी बॉय के अंदर डोमिनेंट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये सारी चीजें आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए ध्यान रखनी है। अब ये तो हमने कहा कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक तो है, क्योंकि ये वंशानुगत चला जा रहा है। दिख गया तुमको कैसे वंशानुगत जा रहा है? आ गई चीज समझ में कि ये वंशानुगत कैसे हुआ? लेकिन कई बार कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण भी देखा जाता है ना। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जो कि रेटिनॉल की डेफिशिएंसी है, रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से होने वाला कलर ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी खत्म हो गई तो सही भी हो जाएगा। लेकिन अगर जेनेटिक है ये, तो फिर ये सही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जेनेटिक डिजीज कभी सही नहीं होती है। ये तो बात हो गई कलर ब्लाइंडनेस की। इसी तरह से हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। हम किसकी बात करेंगे? हीमोफीलिया, जिसे हम रॉयल डिजीज कहते हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भी किसके कारण हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंजेस के कारण हो रहा है। अब एक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस हैं, तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होंगी कि एक्स क्रोमोसोम की यदि स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, तो वही होगा कि मेल जो होंगे वो तो डोमिनेंट होंगे, मेल के अंदर तो ये डिजीज डोमिनेंट रहेंगी, और फीमेल जो है वो सेम बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस की तरह वेक्टर ही होंगी। और इस डिजीज के लिए भी मेल जो है वो अपनी बेबी गर्ल को तो ये रोग दे सकते हैं, लेकिन बेबी बॉय को नहीं दे सकते। और फीमेल जो होती हैं उनको डोमिनेंट तो नहीं होंगे, लेकिन वो अपनी बेबी गर्ल को भी ये डिजीज दे सकती हैं और बेबी बॉय को भी ये डिजीज दे सकती हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर हैं, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग जो करते हैं, है ना, जो ब्लड को क्लॉट कर रहे हैं, वो फैक्टर जो हैं वो बेसिकली नहीं होते हैं। इसके कारण अगर मान लो किसी को चोट लग गई, तो हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, इसलिए हमारा ब्लड क्लॉट बनकर, थक्का बनकर बहना रुक जाता है। लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों के अंदर जिनको हीमोफीलिया है, उनके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगी, तो ब्लड बहना रुकेगा ही नहीं। यानी कि थोड़ी भी चोट लग गई तो ब्लड बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, है ना। तो मेल को अगर ये है डिजीज, तो मेल का तो ब्लड रुकेगा नहीं, तो चोट लगने से बहुत बचना है, नहीं तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इनको रोक दे, है ना। फिर हम क्लॉटिंग फैक्टर कृत्रिम रूप से दे रहे होते हैं ना, नेचुरली नहीं मिलते। तो बेबी मेल जो होंगे उनका तो साथ तो ऐसा होगा, और जो फीमेल हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर रहेंगी। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं कि महारानी विक्टोरिया को थी, है ना। अब उनको अगर थी, इसके कारण क्या हुआ, है ना, इसके कारण बेसिकली क्या हुआ कि उनको थी लेकिन उनमें डोमिनेंट नहीं थी, लेकिन उनके जब बेटी के बेटे हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को ये डिजीज दी, और बेटी जो है वो अपने बेटे को दे सकती हैं, तो उनके जो नाते थे उनको आज भी जो है वो ये हीमोफीलिया है, इसलिए रॉयल डिजीज कहा जाता है। तो इस तरह से एक्स क्रोमोसोम के कारण है तो एक्स क्रोमोसोम वाला रोग, लेकिन मेल सब डोमिनेंट हो रहे हैं और फीमेल सिर्फ वेक्टर है। अब मेल तो एक्स क्रोमोसोम के कारण भी फंस गए, और फीमेल और जो है मेल अब देखेंगे कि वाई क्रोमोसोम के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं। लेकिन सोचो कि हर बार मेल बेचारे बड़ा फंस रहे हैं। अब अभी तो हमने एक्स क्रोमोसोम वाले देखे हैं, अब वाई क्रोमोसोम वाले डिजीज में फीमेल को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो फीमेल तो यहाँ भी बच गई, लेकिन मेल फंस गए फिर से, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ मेल में। तो जो वाई क्रोमोसोम है, फिर ईश्वर ने यहाँ पर तो थोड़ा सा मेल को रिलैक्सेशन दिया कि वाई क्रोमोसोम से जो डिजीजेस होंगी वो इतनी बड़ी नहीं होंगी, है ना। जैसे कि हम बात करें कि वाई क्रोमोसोम से आपने कई पुरुषों के शरीर में एक्सेस हेयर देखे होंगे, है ना, हाथ पे हेयर, अगर मक्खी घुस जाए तो सुसाइड करके निकले, ऐसा डायलॉग बड़ा फेमस है। कान से हेयर निकल रहे हैं, तो कान से बाल जिन लोगों के दिखते हैं उनके वाई क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट है, पर इससे कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है ना। बाइटनेस होती है, आपने देखा होगा कि गंजापन जो होता है जेनेटिकली होता है, परदादा सरदादा भी गंजे, फिर दादा परदादा भी गंजे, फिर दादा भी गंजे, फिर ताया भी गंजे, फिर चाचा भी गंजे, पिताजी भी गंजे, भाई भी गंजे, आगे चल रहे हैं हम भी गंजे, सब गंजे। तो बेसिकली ये जो गंजापन आ रहा है ये भी वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस के कारण आ सकता है। और एक्सेस हेयर, तो पुरुषों के अंदर ये जो चीज हो रही है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम से तो सिर्फ पुरुषों में होंगी, तो ये जो डिजीजेस हैं, ये डिजीजेस सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम के कारण होती है।
तो ये इतना कोई बड़ा रोग नहीं निकलेगा यहाँ पर हाँ ये चीज जेनेटिक होती है, जिनके जीन्स में हेक्सेस हेयर है तो वो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, तो ये वाई क्रोमोसोम के कारण है। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स क्रोमोसोम की डिजीजेस, फीमेल का कॉन्सेप्ट और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जो शॉर्ट क्लासेस है वो आपको समझ आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। ऐसे ही मुझसे थियोरी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हर दिन इसी चैनल पर रात को 8:30 बजे ये कैप्सूल क्लास जरूर देखें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दोनों के महापैक ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जब Y698 कोड लगाते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट दोनों जो है वो एग्जाम्स के लिए देखने को मिलता है। मैं आपको एक बार फटाफट से बता देती हूँ कि आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसमें आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, ई बुक्स मिल जाती हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। इसलिए इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा जब आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाते हैं और आप जब एसएससी में जाते हैं तो महापैक पे आपको अभी डबल वैलिडिटी मिलती है। CGL, CHSL, MTS, GD कोई भी बैच हो, आप महापैक ज़रूर लें। डबल वैलिडिटी का मतलब है 2 साल के लिए आपको कोई और बैच इन एग्जाम्स के लिए खरीदने की जरूरत नहीं। इस बैच का एक्चुअल प्राइस तो 13,000 है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि Y698 जब आपने कोड लगाया और अप्लाई कर दिया तो जो 13,000 का बैच था वो 80% से ज़्यादा के डिस्काउंट के साथ में आपको पड़ेगा मात्र और मात्र 2800 रुपये का। और 2800 रुपये में आपको मॉक टेस्ट, ई बुक, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। और ऐसा ही होता है आपके रेलवे के अंदर भी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कैप्सूल क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। पुरानी क्लास अगर नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके देखिए, और हम मिलेंगे हर दिन इसी चैनल पर रात को 8:30 बजे एक अनदर क्लास के साथ में। ऑफलाइन कमेंट में मैसेज ज़रूर से कीजिएगा कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।